बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर लास्ट टाइम जो है हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स के आर्टिकल को स्टडी कर रहे थे और इस आर्टिकल में जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स को भी देखा था कि क्या होती है, और हम लोगों ने जो है पोटेंशियल डिफरेंस को भी देखा था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स में क्या डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के मुतालिक हमने ये कहा था कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो है हम लोगों ने जो वोल्टेज मेजर करते हैं वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल आता है, ये जो बैटरी की एनर्जी है जो कि वो चार्ज को सप्लाई करती है इनसाइड द बैटरी के अंदर जो है यूनिट चार्ज को सप्लाई की जाने वाली एनर्जी को हमने कहा था कि ये बैटरी की ईएमएफ है। फर्दर हमने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस किया था कि ईएमएफ जो है ये हमेशा प्रेजेंट होगी, चाहे सर्किट कंप्लीट है चाहे सर्किट इनकम्प्लीट है, ईएमएफ हमेशा प्रेजेंट होगी। बैटरी की जो एनर्जी है वो मौजूद है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगा जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और कोई एक्सटर्नल सर्किट जो है कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है वो हम सर्किट के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हमने कहा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखें, यही सर्किट था जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से बैटरी को लीव करता है और उसके बाद इस रेजिस्टर में से गुज़रता है और अपनी एनर्जी को यहाँ पर डिसिपेट करता है और लो पोटेंशियल से बैटरी के अंदर एंटर हो जाता है। अब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इनसाइड द बैटरी। अब हम देखते हैं कि आउटसाइड द बैटरी जब ये चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टर्मिनल से निकलता है तो क्या करता है। तो ये चार्ज जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल से निकला, इसने रेजिस्टर के अक्रॉस अपनी पावर को डिसिपेट किया। आपको याद होगा हमने पावर डिसिपेशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर का एक टॉपिक देखा था जिसमें हमने देखा था बिल्कुल सेम सर्किट हमने डिस्कस किया था कि चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टर्मिनल से आ रहा है और जब वो इस रेजिस्टर में से गुजरेगा तो अपनी एनर्जी को यहाँ पर लूज़ करेगा, जिसको हमने एनर्जी की डिसिपेशन भी कहा था या फिर पावर डिसिपेशन भी कहा था। तो सेम बात है कि यहाँ पर पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है इस रेजिस्टर में, और जिसके नतीजे में हमें आउटपुट पे कुछ भी मिल रहा है। जैसे कि हमारी इस वक्त इनपुट है करंट और आउटपुट क्या है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमने क्या कंपोनेंट लगाया हुआ है। जैसे अगर हमने यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है तो हमारी आउटपुट है लाइट, अगर हमने यहाँ पंखा लगाया हुआ है तो हमारी आउटपुट है मैकेनिकल एनर्जी या हवा, या जो भी हमने कोई मशीन लगाई हुई है जो भी वो हमें वर्क करके दे रही है वो हमारी आउटपुट है। तो हमने आज के इस टॉपिक में मैक्सिमम पावर आउटपुट को डिस्कस करना है कि कब जो है हमारी जो आउटपुट पावर है वो मैक्सिमम होगी। तो पहले इसके लिए हमें पावर का पता होना चाहिए, देन हम जो है वो मैक्सिमम पावर निकालेंगे। तो हम लोगों ने जो है जो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रिकल पावर के टॉपिक में, दैट वाज पावर इज़ इक्वल टू वी आई। यानी अगर हमारे पास कोई सर्किट जिसकी जो बैटरी है वो उसके वोल्टेज वी वोल्ट हो और इस वी वोल्ट की वजह से आई करंट फ्लो करे, तो ऐसे सर्किट की जो पावर है उसको हम कह सकते हैं वी आई है, या हम कह सकते हैं कि ये जो बैटरी है जिसकी वोल्टेज वी है, इसने जो पावर डिलीवर की है इस रेजिस्टर आर को, वो पावर बराबर है वी आई के। ये फार्मूला जो है हम लास्ट एक किसी लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके हैं और हमने फर्दर इस फार्मूला को चेंज भी किया था बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। V इज़ इक्वल टू आई आर, आपको पता है ओहम्स लॉ है। हम क्या करते हैं यहाँ पर इस V की जगह पर आई आर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आउटपुट पावर जो है ये बराबर हो जाएगी I मल्टीप्लाइड बाय आई आर। I और I मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर आर। अच्छा जी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। और अब हम चलते हैं एक नई बात की तरफ। ये जो फार्मूला है ये मैंने पिछले लेक्चर से लिया है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस के मतलब हमने कहा था लाइक अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, जो बैटरी है वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफ़र करती है, और बैटरी जो रेजिस्टेंस ऑफ़र करती है एक तो हमने कहा था कि वो ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट होती है, यानी सेल के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया होता है उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बैटरी जो है
कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफ़र करती है और उस रेजिस्टेंस को हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम दिया था। तो हमने कहा था कि अगर यहाँ पर हम वो वाली रेजिस्टेंस भी जो है इंक्लूड कर दें तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि इस सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में लगी हुई हैं और हमारे सर्किट की जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है उसको हमने कहा था वो R+R हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है हमने सिंपली ओहम्स लॉ अप्लाई किया हुआ है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ईएमएफ की वजह से यहाँ पर वोल्टेज की जगह पर ई लिखा था, तो E = I × R+R। ओहम्स लॉ को हमने जो है ये चेंज किया हुआ है, R की जगह पर R+R, V की जगह पर E लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करें यानी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I हमारे पास बराबर आ जाएगा E/R+R। ये जो R+R इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये वाली जो करंट की वैल्यू है इसको उठाएं और इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो यहाँ पर I का स्केयर है सो इस क्वांटिटी का स्केयर आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा आउटपुट पावर = E/R+R का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय R। सिंपली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में जो स्केयर है उसको सेपरेट कर देते हैं तो E² सेपरेट हो जाएगा और R+R का स्केयर जो है वो सेपरेट हो जाएगा और आउटपुट पावर जो है ये हमारे पास बराबर आ जाएगी E² R/R+R का होल स्केयर। आप लोगों ने मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा होगा कि R+R का होल स्केयर जो है ये बराबर है R-R का होल स्केयर प्लस 4RR। अगर आपको ये इस तरह से समझ नहीं आती तो ये वाला जो फार्मूला है इसको आप ओपन कर लें। आपको A-B होल स्केयर ओपन करना आता होगा, इसको ओपन करें और ये इसमें ऐड करें तो आप देखेंगे कि ये A+B होल स्केयर का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है पावर आउटपुट का फार्मूला। आउटपुट पावर का फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब फर्दर हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगी। अब इस फार्मूला के ऊपर आप गौर करें, आउटपुट पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगी। आउटपुट पावर जो है उसका इस टर्म के साथ इन्वर्स रिलेशन है और इस टर्म के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जो P आउटपुट है ये मैक्सिमम होगा अगर बटे के नीचे वाली चीज़ मिनिमम हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा ही होता है ना कि एक चीज़ कम हो तो दूसरी ज़्यादा हो, तो जितना ये वाला फैक्टर जो ये नीचे लिखा हुआ फैक्टर है ये छोटा होगा उतनी ही हमारी आउटपुट पावर जो है वो ज़्यादा आएगी। अब इस फैक्टर को छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से किसी एक पार्ट को ज़ीरो कर सकते हैं। तो देखें, अगर मैं इस पार्ट को ज़ीरो करना चाहूँ तो वो तब पॉसिबल है अगर R = R यानी कैपिटल R जो है वो स्मॉल r के बराबर हो जाए। तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो R-R सेम R हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ये मिनिमम हो जाएगा और डिनोमिनेटर जितना मिनिमम होगा पावर उतनी ही मैक्सिमम उतनी ही ज़्यादा होगी और हमें मैक्सिमम पावर ही फाइंड आउट करनी है। सो आउटपुट पावर जो है वो मैक्सिमम होगी जब डिनोमिनेटर जो है वो हमारा मिनिमम होगा और डिनोमिनेटर तब मिनिमम होगा जब हम इसमें से किसी एक फैक्टर को जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे और हमारे पास ज़्यादा आसान है इस फैक्टर को एक्सक्लूड करना। सिंपली हम क्या करेंगे, स्मॉल r और कैपिटल R को बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा E²। अब हमारे पास ये जो R है ना, हम इस R की जगह पर कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r भी लगा सकते हैं और इस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, E² कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस कैपिटल R, ठीक है, प्लस 4RR। आप कोई भी जो है चेंज कर सकते हैं, आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख सकते हैं, कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r लिख सकते हैं। तो ये R-R कैंसिल हो जाएगा = E²। इस कैपिटल R की जगह पर मैंने लिख दिया स्मॉल r बिकॉज़ ये दोनों बराबर हैं और ये बन जाएगा 4R²। एक R को आप यहाँ पर कैंसिल कर दें तो आउटपुट पावर जो है ये हमारी बराबर आ जाएगी E² डिवाइडेड बाय 4R। चलिए जी, वो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम जो है रिमेनिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो जितने हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहते हैं अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन। एक आयरन बार है जो कि इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में है, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में है।
रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, यानी इस तरह से है कि समझ लें कि कोई इस तरह से शेप है, ये शेप है, ठीक हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी जो है वो 2 सेंटीमीटर है इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लेंथ, और ये जो इसकी लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर है। तो करना हमें क्या है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज़ दिस। तो डाटा लिख लेते हैं सारा। लेंथ ऑफ आयरन बार है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है ये आपको पता है ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया लेने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो ये लेंथ भी इसकी 2 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ, और विड्थ भी इसकी 2 सेंटीमीटर है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा 10⁻⁻⁴। रेजिस्टिविटी रो होती है और रो की वैल्यू यहाँ पर बताई हुई है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में फाइंड आउट किया था। सिंपली हम क्या करेंगे, रो की जगह पर उसकी वैल्यू लगा देंगे, एल की जगह पर ये वाली उसकी वैल्यू लगाएंगे, और एरिया जो है ये हमने फाइंड आउट किया था उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लगा देंगे, तो हमारे पास जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास फाइनल जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 में देखें, कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर इज़ 0 डिग्री एट 0 डिग्री इज़ दिस। यानी एक हमारे पास आयरन की वायर है, उसको हमने मुख्तलिफ टेम्परेचर पर देखना है, और हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर जाती है, चेंज होती है, ठीक हो गया। तो 0 डिग्री पर इतनी रेजिस्टेंस है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्रीज़। हमें जो है हाई टेम्परेचर 500 डिग्री पर जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इफ़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज़ दिस, अल्फ़ा की वैल्यू बताई गई है। सबसे पहले 0 डिग्री 500 डिग्री, डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है, केल्विन ऐसा यूनिट है, तो हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देन फार्मूला लगाएंगे। तो ये देखें, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री R0 ये हमें गिवन है, वो हमने लिख ली। इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 कह देते हैं, फाइनल टेम्परेचर को T2। तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री, तो केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है +273, यानी डिग्री में जो वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर दो तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है T1 बन जाएगा 273, और T2 के लिए हम 500 + 273 करेंगे तो ये बन जाएगा 773। तो हमारे पास जो टेम्परेचर में चेंज है वो आपको पता है, फाइंड आउट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी T2 माइनस T1 कर देंगे। तो इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 500 केल्विन। अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 5.2 × 10⁻³ तो सिंपली हम क्या करते हैं, अल्फ़ा का फार्मूला लगा देते हैं। ये फार्मूला जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं रेजिस्टिविटी के टॉपिक में। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0T। यहाँ पर हमें RT फाइंड आउट करना है, यानी हमारा जो टेम्परेचर 500 डिग्री है, हाई टेम्परेचर है, उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इस फार्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। RT को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो R0T को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा अल्फ़ा R0T इज़ इक्वल टू RT माइनस R0। ये वाला माइनस R0 दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस R0 हो जाएगा, और ये RT। तो सिंपली ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करें तो आपके पास RT आ जाएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।